देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, आपको आप कॉपीज़ वगैरह निकाल लें। ये डाटा बुकलेट है बेटा, ये वाले फार्मूलाज आपको गिवन होंगे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से क्वेश्चन है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास। तो यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट मास। अगर इंग्लिश में लिखना है तो यू कैन डिफाइन इट कि सर attractive force per unit mass that is called gravitational field strength। पार्ट टू में देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्रेविटी के चैप्टर आपके सामने नोट्स होने चाहिए। सारी चीज़ें बेटा रिवाइज हो जाएंगी आपको। एन आइसोलेटेड प्लानट इज़ अ यूनिफॉर्म स्फीयर विद रेडियस mass is इतना, considered to be a point mass concentrated at its center. The planet rotates about its axis about a period of 24.6 hours. For an object resting on the surface of the planet at the equator, calculate the significant figures, the gravitational field strength। तो gravitational field strength G इक्वल्स फोर्स पर यूनिट मास होता है। अगर उसका फार्मूला याद रखें तो बेटा स्मॉल जी का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, दैट इज जी एम ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। और ये वैल्यूज़, जी की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और जो मैथ्स होती है बेटा वो यहाँ पे गिवन है, और वही मैथ्स आपने लिखनी है जो गिवन है, 6.42 इंटू 10⁻23। अगर कॉपीज़ और नोट्स हैं तो ये फार्मूलाज आपको रिवाइज होना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये साथ साथ बेटा लिखते जाओ अगर वो कॉपी नहीं है। तो रेडियस हमारे पास 3.39 है, तो यहाँ पे बेटा आप 3.39 इंटू 10⁻6, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लें। कैलकुलेटर है अलीना आपके पास या रानिया बेटा? है। ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बेटा करें, क्या आती है इसकी? मैं भी कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप कम से कम ये कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेशन करेंगे ना, तब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला आंसर बेटा 6.67। इधर मार्क स्कीम भी मैंने खोली हुई है, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए बेटा जी 3 पॉइंट आपके पास 73। और इसका यूनिट जो है ना आपने न्यूटन पर के जी, क्योंकि जी जो होता है ना एक्चुअली ये फोर्स, वैसे उसने लिखा हुआ न्यूटन पर के जी, तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3.73 न्यूटन पर के जी इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ जी, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी इज़ जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से ये फार्मूला याद कर लें। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में फील्ड वाले चैप्टर में जो स्मॉल जी का फार्मूला है वो जी एम ओवर आर स्क्वायर है। फिर हमने जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला लिख दें। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। अगर बेटा लीनियर वेलोसिटी गिवन हो तो वी स्क्वायर ओवर आर, ये वाला फार्मूला होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो वी होता है वो तो आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका जो फार्मूला लीनियर वेलोसिटी की वजह से वी स्क्वायर ओवर आर होता है। अब वी जो होता है ना वो आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पर अगर मैं आर ओमेगा लिखूँ और उसका स्क्वायर लूँ तो दिस इज़ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओवर आर, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी लाइक आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बन जाता है। तो आप डायरेक्टली माइंड में ये चीज़ याद रख लो, हर बार आपको प्रूफ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन होएगी तो ए सी इक्वल्स आर ओमेगा स्क्वायर लिख दें। अगर ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होगा तो लीनियर वेलोसिटी होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस फार्मूले से बेटा कैलकुलेट होएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो इधर ये लिखेंगे। मैंने एंगुलर वेलोसिटी क्यों लिखी, क्योंकि हमें ये भी पता है कि भाई ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। तो I can get my centripetal acceleration by using this concept r into omega, and I can write omega as 2 pi over time period and whole square। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू बेटा हमारे पास
गिवन है। अगर आप इसको यूँ लिखना चाहो तो दैट इज़ योर आर, और 2 का स्क्वायर जो है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ओवर जो है ना ये आपके पास टी का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बेटा अब आपने कर लेनी है। आपके पास जो रेडियस है वो गिवन है, ऊपर से देख लो 3.39, रेडियस 3.39 इंटू 10⁻⁶ है, और साथ 4 पाई स्क्वायर आप कर दें कैलकुलेटर पे, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम आपका 24 आवर्स था, 24.6 था। आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये सारी कैलकुलेशन बेटा कैलकुलेटर पे करें। तो कैलकुलेटर पे ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो बेटा जी आंसर आना चाहिए, वो आंसर आपकी मार्क्स स्कीम कह रही है कि आंसर आपका आना चाहिए 0.017 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये आंसर आएगा तो आपका ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी, अदरवाइज दैट्स फाइन। तो दूसरा फार्मूला देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला देखा, दैट इज Gm/r²। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देख लिया बेटा जी, वो दो होते हैं। अब कोई भी पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूलाज, तो आपने कहना कि सर AC इज इक्वल टू V²/r, ये आपको याद होना चाहिए। या फिर आप लिखोगे AC हमारे पास होता है R⍵²। तो दिस इज़ फार्मूला नंबर 2। तो इससे हम, इफ़ वी मेक द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो दो फार्मूलाज को फॉलो करता है, V²/r, AC इक्वल्स R⍵²। अब उसने कहा कि आपने फोर्स पर यूनिट मास लगाना है, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। अब ये इक्वेटर की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप इक्वेटर, पीछे क्वेश्चन में उसने लिख दिया था इक्वेटर या पोल्स। अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Fg को, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं Fg लिखता हूँ, Fg दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रख लें, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स होता है प्लस वेट, और वेट जो होता है ना हमारे पास वो mg होता है। अब यहाँ पर जो आपका Fg और Fc का डिफरेंस निकाल लो, मतलब ये Fg है और ये आपके पास Fc है और ये mg है, और आपको पता है कि ना इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है R, वो mg और R ये वाली फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो आप mg को वेट या इसको सिंपल R बोल सकते हो। ये हमारे पास R है। Fg जो होता है ना, ग्रेविटी जो होती है ना बेटा, वो वेट होती है, ग्रेविटी जो होती है ना ये mg होता है, और F जो होता है ना रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो हमारी माँ होती है। तो F इज इक्वल टू ma, ग्रेविटी वेट होता है, फोर्स मैस इनटू एक्सेलरेशन होती है, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू R हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और ये फोर्स होती है। अगर इधर से मैं m को कॉमन ले लूँ, अगर मैं m को कॉमन ले लूँ तो ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R, और अगर मैं R को मैस से डिवाइड कर दूँ तो ये फोर्स पर यूनिट मैस है, तो इसका मतलब है G माइनस जो है ना ये एक्सेलरेशन। तो अब आपने G में से, इधर का G गिवन होगा, अब इधर का जो फील्ड स्ट्रेंथ है G हमने ये निकाली हुई है, आपने 9.8 नहीं लिखना, अब ये 3.73 है, तो G की वैल्यू है 3.73, माइनस जो एक्सेलरेशन निकाला है वो 0.17 है, तो 0.017, इन दोनों का बेटा डिफरेंस निकालो, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 3.71 न्यूटन पर kg। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का बेटा जी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई मसला है तो बताएं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक, नोट्स आपके पास होने चाहिए बेटा। एक पेपर जब भी हम करें तो आपने उस पूरे ग्रेविटेशनल फील्ड के सारे जितने भी फार्मूलाज हैं, जो भी उसका कॉन्सेप्ट हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का पहला पहला क्वेश्चन आता ही ग्रेविटी से है, P4 का। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यूजुअली थर्मल फिजिक्स होती है। अब थर्मल फिजिक्स के अंदर बेटा जी उसने कहा कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं, तो ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर बेटा आपको गिवन है। तो आप मुझे बताएं एन का कौन सा फार्मूला लगा सकते हो जिधर से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन मिल सकता है, कोई फार्मूला याद है? तानिया, रेहान, अगर हमें थर्मल फिजिक्स में कैपिटल PV is equals to nRT वाला, एन आर टी भी होता है अलीना, एक और भी होता है कैपिटल एन होता है।
Na हाँ वाला देखिए 1 over Na। पी वी इज इक्वल टू, रानी रियान ने कहा एन आर टी होता है हमारे पास। ये अभी वो नहीं आई रानिया अहमद, वो किधर, उसको बुलाओ, इंपॉर्टेंट है वो, खुद बी फोर में फिजिक्स में परेशान है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो रानिया रिहान ने बोला, अलीशा बेटा ये नोट करो, अगर ये लगाओगे तो पहले मोल्स निकलेंगे। इसके अल्टरनेटिव एक और फार्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू के भी कैपिटल। आता है, जी वही कहना है के वाला। हाँ जी, और ये फार्मूला ज़्यादा फिजिबल है। अगर इधर से चाहोगे ना तो इधर आपको पहले मोल्स मिलेंगे। अब जब मोल्स निकाल लोगे उसको फर्दर एन ओवर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल करना पड़ेगा, फिर एन सब्जेक्ट बनेगा। एवोगैड्रो की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.02 इंटू 10 पावर 23 होती है। हमने यहाँ से देखो सीधा एन को सब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम ओवर के इंटू टी। तो प्रेशर हमारे पास बेटा जी 8.51, ये आपके पास प्रेशर गिवन है। तो प्रेशर की वैल्यू लिख देंगे जी, दिस इज 8.5, कैलकुलेटर रेडी रखो, इंटू 10 raised to power 5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास 3.1 है, इसके साथ 3.1 इंटू 10 पावर-3 ओवर के की वैल्यू क्या होती है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10 पावर-23। 1.38 इंटू 10 पावर-23, ये आपको याद होनी चाहिए। और टेम्परेचर इनिशियल साइड का 290 केल्विन है, उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कैलकुलेटर से जो एन आएगा आपके पास वो कितना आएगा, अगर आपने कैलकुलेशन कर ली हैं तो 8.5, और आपकी जो मार्क्स स्कीम है बेटा वो पर आपने 290 लिखा। 290। मार्क्स स्कीम कह रही है कि इस कैलकुलेशन का आंसर 6.5। 6.58 इंटू 10 पावर-23 आना चाहिए। जी यही है। ये मार्क्स स्कीम का आंसर मैंने आपको लिख दिया, अगर यही आया तो दैट्स फाइन। शो दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 190 केल्विन। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर जो मैजिकल इक्वेशन होती है थर्मल फिजिक्स के अंदर, दैट इज P1 V1 ओवर जो है ना बेटा जी T1 होता है, दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर जो है ना बेटा जी होता है T2। P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर जो है ना T2। अब स्टार्ट वाला जो हिस्सा है उसका प्रेशर देखो, पहले बॉक्स में हमने ये लिखा हुआ है जो 8.5 है, इंटू 10 पावर जो है ना बेटा जी 5 हो गया, इंटू वॉल्यूम जो स्टार्ट वाला है वो हमारे पास 3.1 इंटू 10 पावर जो है ना बेटा जी -3 है, ओवर टेम्परेचर 290 है जो हमने पहले यूज़ किया, इज इक्वल टू, इधर देखो बॉक्स बने हुए हैं, ये वाला इनिशियल है और ये वाला फाइनल है, ये टी एफ फाइनल लिखा हुआ है। ये P1 V1 मतलब इस साइड के ऊपर लिखो P1 V1 ओवर T1, इस बॉक्स के लिए आप लिखेंगे बेटा जी P2 V2 ओवर T2। तो हमने ये वाला फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो वेरी सिंपल इक्वेशन, जिससे आप थर्मल फिजिक्स में आप प्रेशर 2 जो है ना आपके पास वो है 2.7, जो राइट वाले बॉक्स से हमें मिल जाएगा, इंटू 10 पावर 5 इंटू वॉल्यूम 2 जो है ना वो 6.3 है, 6.3 इंटू 10 पावर-3 इंटू टेम्परेचर 2 या टेम्परेचर फाइनल जिसके साथ एफ लिखा हुआ, ये निकालना है। अब कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू निकाल लो, या सारा कुछ जो है ना ये कैलकुलेटर, अब इसमें से टी एफ को सब्जेक्ट बनाना तो मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि भाई मैंने टी एफ को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं आपको सब्जेक्ट बना देता हूँ। फाइनल टेम्परेचर का जो होना चाहिए ये वाला 290 इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, 2.7 इंटू 10 पावर 5 इंटू दैट इज 6.3 इंटू 10 पावर-3 मल्टीप्लाइड बाई 290 डिवाइडेड बाई ये सारा कुछ जो कि है आपके पास 8.5 इंटू 10 raised to power 5 इंटू 3.7 इंटू 10 पावर-3। ये सारी कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर बेटा जी वही आना चाहिए जो आपके पास जो है ना वो बोल रहा है। तकरीबन मार्क्स स्कीम कह रही है 187 केल्विन, जिसको आप राउंड ऑफ करके 190 केल्विन लिख सकते हो। ये सारा कैलकुलेटर पे आपने करना है। ये एमएस मार्क्स स्कीम का आंसर मैंने आपको बता दिया। वो कह रहे हैं कि 187 कैलकुलेशन से आएगा, जिसे राउंड ऑफ करके 190 लिख सकते हैं, और हमने प्रूफ भी यही करना था।
अब आपने कैलकुलेशन बेटा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैलकुलेशन करो और ये वाला आंसर लेकर आ जाओ। यही आएगा, क्योंकि फार्मूला तो मैंने आपको बना दिया। फार्मूले की गारंटी मेरी है, स्टेप्स की सिर्फ कैलकुलेटर वाली जिम्मेदारी आपकी है। वो फिर टाइम वेस्ट होगा, इतना लंबा टाइम, ताकि मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम पेपर हम सॉल्व कर लें और बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे। अब जो पेपर P4 के मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, ये संडे तक आप लोग M1 अपना टास्क बनाकर कंप्लीट कर लो, और मैं संडे तक जो है ना आपको P4 ख़त्म करा देता हूँ। इधर से फिज़िक्स का P4 फाइनलाइज करा दूंगा। उसके साथ फिर जो है ना AS वाले बच्चों के साथ जो है ना मिल के जो है ना P2 फिज़िक्स को हम साथ अटैच कर लेते हैं। अगर आपका P4 संडे तक, और इंशाल्लाह 3-4 साल के मेन पेपर्स जब कर लोगे ना, आपको P4 कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और P2 जो है ना, ये भी एक हफ़्ता इंशाल्लाह जो है ना हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं ले सकता, क्योंकि जो बच्चा P4 कर लेता है ना, जैसे मैथ्स में बच्चा P3 कर लेता है उसे P1 आसान लगता है, इन द सेम वे फिज़िक्स में जो बच्चा P4 कर लेता है उसे P2 तो हलवा पीस ऑफ केक नज़र आता है। अब आपने संडे तक डेडलाइन है, M1 ये कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि M1 की 23 की सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने सेंड कर दिया है। पेपर शुरू हो जो सॉल्व करना, जिसमें स्टक हो उधर से देख लो क्या मैंने वर्किंग की है। अगर फिर भी समझना है उस पर स्टार लगाओ, आगे चलते जाओ। एक पेपर ख़त्म करो, फिर दूसरा अक्टूबर के ख़त्म करो, मई जून के ख़त्म करो, 24 तक, संडे तक जी तोड़ मेहनत कर लो। तो इंशाल्लाह संडे जब मुलाकात होगी ना मंडे आप लोगों से, आप खुद बोलोगे सर M1 जैसे आपने बोला था, हमने M1 10 दिन से पहले पहले ख़त्म कर लिया है। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। सिर्फ ये वाली बातें फॉलो कर लो, संडे के बाद इंशाल्लाह M1 आप लोगों का क्लियर होगा। तो फिज़िक्स इधर से हम कवर अप करते हैं। अब देखो, वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो 3/2 kT है। ये एक बात याद रखना, ये फार्मूला सिर्फ एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। जब भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने खुद चेंज करना है, और उसके लिए आपने लिखना है 3/2 NKT। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 3/2 kT, लेकिन एग्जामिनर बहुत तेज है, अभी तो उसने कुछ और पूछा है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जहां पर भी काइनेटिक एनर्जी देखोगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 kT वो लिखेगा, और ये एक मॉलिक्यूल का होता है, अ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। वो कभी कभी कहता है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, फिर एन आपने पहले निकाला होगा, एंड देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। एन आपको लगाना है, आई एम रिपीटिंग, काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ कंटेनर विल बी फॉलोड बाय दिस फार्मूला 3/2। एग्जामिनर आपको KT बताएगा, बट आपने साथ NKT लगाना है। तो अब ये क्या है, इधर आपको जो बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आपने जो है ना यहाँ पर ये चीज़ देखनी है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना क्या कह रहा है कि आपको जो इंटरनल एनर्जी होती है ना बेटा, देखें, जो डेल्टा U होता है इसके दो फार्मूलाज होते हैं, जैसे एक काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है ना पोटेंशियल एनर्जी। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसके दो फार्मूलाज हैं, एक होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। Q हीट गिवन टू द सिस्टम, और जो वर्क होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इफ इट इज पॉजिटिव। इफ वर्क इज पॉजिटिव देन इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और अगर जो है ना ये नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो कि नीचे ये देखो इधर आ रहा है। अभी पहले इसको देखते हैं। देखो, आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि KMT जो है ना, कि इसकी आपकी कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके मुताबिक एक मॉलिक्यूल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है, और KMT के मुताबिक नो IMF, आपके पास उधर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती KMT के मुताबिक तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो तो डेल्टा U जो कि कैनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, जस्ट लाइक M1, जैस जिधर मैकेनिकल एनर्जी कैनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, फिजिक्स P4 में कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U के इक्वल होती है।
आपका जो डेल्टा यू है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा यू है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस। अब गैस की देखो उसने गड़बड़ कर दी। अब उसने एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया और आपसे डेल्टा यू ऑफ द गैस पूछ लिया। अब डेल्टा यू तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बेटा जी 3/2 kT उसने लिखा है, लेकिन अब आप उसको खुद n kT कर दोगे। Formula for the kinetic energy of one molecule is 3/2 kT. Try to understand what I am trying to deliver. Kinetic energy of one molecule is 3/2 kT, but the examiner is asking calculate the increase in internal energy delta U of the gas. Gas mean you need to add your number of molecules जो कि हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किए थे। अब डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, तो अब आप यहाँ पर लिख लो दिस इज सर 3/2, 3 मार्क क्वेश्चन है, इनटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे बेटा, वो हमने पिछले किसी पार्ट में, ये सॉरी ये पीछे हमने निकाले हुए थे, ये यहाँ पर देखे हमने, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर हमने निकाले, नंबर ये n निकाला था और ये n आए थे 6.58 इंटू 10 पावर जो है ना 23। बस ये आपने ऐड करना है अपने उस क्वेश्चन में। 3/2 n की जगह पे बेटा जी आप लिख देंगे, आपका n क्या आया था 6.5, आपके पास आया है 6.56, तो आप लिखेंगे 6.56 इंटू 10 पावर 23, n आ गया k तो बेटा आपका फेवरेट है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन है, 1.38 इंटू 10 पावर -23, दिस इज योर के। और टेम्परेचर जो है ना बेटा जी आपके पास दोनों का डिफरेंस होगा। अब आपके पास दो किस्म के टेम्परेचर थे, बॉक्स में देखो एक 187 हमने निकाला था और पिछला जो गिवन था वो आपके पास 290 था, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जो फाइनल आंसर मार्क स्कीम कह रही है कि जी वो आपका आना चाहिए -1400 जूल, मतलब 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए आपकी। जो आंसर आएगा आफ्टर गेटिंग द कैलकुलेशन, वैल्यूज़ मैंने सारी लिख दी, वो कह रहे कैलकुलेटर से जो आपका आंसर आएगा वो 1.399 कुछ इस तरह का आएगा और वो 10⁻³ होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे करके 13.9 करो तो 13.99 इंटू 10⁻³, 13.9 को अगर आप 1400 कर दोगे तो ये आपका राउंड ऑफ होकर 1400 जूल लिखा जा सकता है माइनस में। इज इट क्लियर अलीना? जी एक एक चीज बेटा जी एब्जॉर्व करो। फिजिक्स बहुत आसान है मैथ्स के मुकाबले में, तो फिजिक्स को अपना जो है ना वीक पॉइंट नहीं बनाना, फिजिक्स आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करने का मकसद ये था कि मैं तो कॉन्फिडेंट था आप लोगों की फ़िज़िक्स जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और ये अभी आपको प्रूफ हो जाएगा कि फ़िज़िक्स आपकी होनी भी चाहिए स्ट्रांग। फिज़िक्स P4 सबसे आसान है बट लेंथी है, हर कंपोनेंट की तरह जैसे कंपोनेंट होता है A2 का P4, वो बच्चों को लगता है मुश्किल क्योंकि उसे मैनेज करना पड़ता है, ऐसे खुद ब खुद नहीं आ जाता वो। एनीवे अगर आप जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखोगे तो उसका फार्मूला लिखोगे हमेशा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। This formula represents your first law of thermodynamics, according to which Q is the heat given to the system and work is done on the system. So use the first law of thermodynamics to explain why the external work, ये वाला work of the gas during the expansion is equal to increase in W. Why this delta U is equal to work? Where is this Q? तो आपने कहना है कि उसमें लिखा हुआ था कि कोई हीट एंटर नहीं हो रही। अब देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर वो बोले नो हीट एंटर्स द सिस्टम और लीव द सिस्टम, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है ना कोई हीट सिस्टम के अंदर जो है ना नहीं जा रही, तो फिर आपका जो क्यू होता है जब वो कहता है ना, रिमेंबर दिस पॉइंट कि भाई आपका डेल्टा यू जो है ना वो वर्क के इक्वल है, तो आप समझ जाइएगा फौरी वहाँ पर बोल दीजिएगा कि सर इसका मतलब है कि क्यू ज़ीरो है। और जब आप क्यू ज़ीरो लिखोगे तो आप उसकी रीज़न बताओगे
कि इस सिस्टम में हीट ना तो बाहर से अंदर आ रही है, ना ही बाहर से अंदर से बाहर जा रही है। नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जब एग्जामिनर खुद बोले कि बताओ कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन डब्ल्यू ऑन द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन डेल्टा यू। क्यों भाई, हमारे पास तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, हमने तो इस इक्वेशन को फॉलो करना है। तो व्हाई दिस वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बिकम्स इक्वल टू द डेल्टा यू? दिस कैन ओनली हैपन्स व्हेन क्यू इज जीरो। व्हेन योर क्यू इज जीरो, एज नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यू कैन से कि नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। जब थर्मल एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो गई तो सो यू कैन से डेल्टा यू इक्वल्स डब्ल्यू। बस इतना ही काफ़ी है एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए। यू विल बी गेटिंग योर 2 मार्क्स। ये 9 मार्क्स का थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन भी बेटा आपका क्लियर हुआ। इस थर्मल में आइडियल गैस से ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है ना, वो ये होता है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दो ही फार्मूलाज हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला नंबर 1, एंड द फार्मूला नंबर 2 इज डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू। इसी का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर एग्जामिनर कहे कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो आपने यही फार्मूला लिख देना है। बस आपने कहना है कि जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर एक्सप्लेन करोगे हर टर्म को। डेल्टा यू इज इंक्रीज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर पॉजिटिव हैं तो बस ये डेफिनेशन भी हो जाएगी। अभी बेटा जी आपके पास आ गया एस एच एम। अब ये अपने नोट्स हैं तो वो वाले रिवाइज कर लो, सामने रख लो। एस एच एम का तीसरा क्वेश्चन सेट होता है। पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स जिसमें आइडियल गैसेस और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होएगा, और तीसरा चैप्टर है एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी जो डिफाइनिंग इक्वेशन है ना, वो ये आपने याद रख लेना है कि हमारे पास जो ए है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। याद करो, जो आपके पास ए है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इस चैप्टर में सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये फार्मूला नहीं भूलना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डिफाइनिंग इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है और ये इसकी जो है ना मूवमेंट बेटा हो रही है, दिस इज़ पॉइंट ए, और यहाँ पर आपने यहाँ पर और यहाँ पर ये दिखाया, आपसे वो बोलेगा क्या ये मूवमेंट, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एस एच एम? क्या ये मोशन, एनी पर्टिकुलर मोशन फ्रॉम एनीवेयर एग्जामिनर कैन पिक, एंड उसका क्वेश्चन क्या होएगा, इज दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, यस या नो? तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। आपने कहना है सर जो एस एच एम होती है ना, उसका जो फार्मूला है वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला उस मूवमेंट का फॉर दैट एग्जामिनर जिसके लिए पूछना चाह रहा है कि क्या ये मूवमेंट एस एच एम कहलाई जा सकती है, मैंने इसकी 5-5-6 एग्जांपल्स दी थी। आपने सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है। ओ लेवल में आपने पढ़ा था x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप उसके लिए लिखते थे x इज़ इक्वल टू के वाई। तो कांस्टेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इफ़ a इज़ इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x, तो आई कैन से कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ सम बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी कंडीशन ये होनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इस ट्यूब को देखो, ये यू ट्यूब है, ये यू शेप्ड ट्यूब है। अब इसमें जो है ना ये पानी नीचे की तरफ आएगा, जितना पानी ये नीचे की तरफ आएगा उतना पानी ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखें, अगर यहाँ पर ये लेवल बराबर था, अब क्या हुआ, ये वाला लेवल ऊपर चढ़ गया, ये पानी ऊपर उठना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पानी नीचे उठना शुरू हो गया। ये मीन पोजीशन है,
ये ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ही पानी नीचे की तरफ आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो मीन पोजीशन के अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर मीन पोजीशन है ये बॉडी ऊपर जा रहा है, फिर ये बॉडी नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ये काम होना शुरू हो जाए ना मीन पोजीशन के अराउंड, तो यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव का मतलब दोनों अपोजिट भी होते हैं। तो ये वाली मोशन एस एच एम है। लुक, अब एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है पहले ये समझो। उसने ये मूवमेंट दिखाई कि इस साइड से पानी नीचे आएगा, लिक्विड इधर ऊपर चढ़ेगा, तो ये मीन पोजीशन है। ये ऐसे नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा, एस अप डाउन मूवमेंट विल बी ऑब्जर्व्ड। सो एक्सेलरेशन देखो, ये उसने कहा कि इससे देख रहे हो, इस तरह की इक्वेशन जब भी देखो मेरा बेटा, एक चीज याद रखना, एक्सेलरेशन लाइक एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपकी नज़र बहुत तेज होनी चाहिए, x और कांस्टेंट को छोड़ के नंबर को पकड़ना है। ये एक्सेलरेशन और ये कांस्टेंट और ये x, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस इक्वेशन को देखकर मैं बता सकता हूं एग्जामिनर को कि ये वाली मूवमेंट एस एच एम है। लुक, एक्सप्लेन हाउ द एक्सप्रेशन, अब एग्जामिनर भी यही पूछ रहा है, explain how the expression shows that the liquid in the tube undergoing simple harmonic motion। तो बेटा यही चीज तो मैंने आपको बेस बना दी। whenever you see a expression for the acceleration, और अगर आप ये चीज प्रूव कर दो, आपने कहना है कि सर आंखें बंद करके आप यहां पर लिखो कि सर ये जो G/L है ना, इस एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट है। आप मैथ के स्टूडेंट हो, आप लिखोगे सर ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो सर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और यहां पर लिखो नेगेटिव साइन शोज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बस दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। 3 बातें 3 मार्क्स। अगर कभी आपको वो बोले यस दे आर एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, यस एस एच एम एग्जीक्यूट हो रही है फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, a body is executing simple harmonic motion if acceleration is directly proportional to displacement and they are opposite in direction। तो आपको अगर एग्जामिनर कोई एक्सप्रेशन देगा तो ये है ना बेटा हमारे पास, तो वी सिक्योर्ड आवर 3 मार्क्स। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स का यूजुअली आता है। अब वो कहते हैं कि जी लेंथ इतनी है 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, आपने बताना है टाइम पीरियड की वैल्यू। अब जो उसने बताया है एक्सेलरेशन, उसका देखो, उसने बताया हुआ है नेगेटिव G/L इंटू एक्स। ये वाली इक्वेशन एग्जामिनर बता रहा है। हमारी इक्वेशन कौन सी है? हमारी तो -ओमेगा² x होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, वो आपने ये लिखनी है। अब बेटा जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, x से x कट गया, G/L इज इक्वल टू ओमेगा²। अलीना फरूक बताओ यहां तक समझ आया? जी। कोई पॉइंट है रोक लो कि सर ये क्या कर रहे हैं। मैंने ये इक्वेशन हमेशा बस यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर एग्जामिनर कोई फार्मूला दे देगा एक्सेलरेशन का, अगर वो कहे कि इसको देख कर बताओ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपने ये वाली स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है। आपने ओ लेवल वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट लिखना है। आपने कहना है कि भाई इस एक्सप्रेशन को देखकर मुझे लग रहा है, ये हकीकत है कि G/L कांस्टेंट है और ए और एक्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और नेगेटिव साइन को भी डिस्क्राइब करना लाजमी है, तो बस एस एच एम प्रूफ हो जाएगी। फिर ये जो इक्वेशन एग्जामिनर देगा, आपने इसी इक्वेशन के सामने अपनी स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो मैंने शुरू में लिखवाई कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा² x होता है, कंपेयर योर एस एच एम जो एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड आपकी डिफाइनिंग इक्वेशन है, जो एस एच एम की डिफाइनिंग इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन इक्वल्स नेगेटिव ओमेगा² x है। जो एग्जामिनर एक्सेलरेशन देगा उन दोनों को कंपेयर करो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन उड़ जाएगा,
नेगेटिव से नेगेटिव उड़ जाएगा, एक्स से एक्स। अब बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालो, रानिया रिहान ये बताओ मुझे। तो वो तो हमसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, हम तो आके फंस गए। जी ओवर एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड। 2 लिखते हैं। हाँ, दिस इज द पॉइंट। आप कह सकते हैं सर जी ओवर एल, ओमेगा को आप जो है ना लिख दें 2 पाई ओवर टी और उस पूरे का स्क्वायर। अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो। तो लेफ्ट साइड पे बेटा आप लिख दें 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इज इक्वल टू जी ओवर एल और इसका अंडर रूट। हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड उधर जाएगा और ये 2 पाई ओवर जी ओवर एल अंडर रूट है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एल ओवर जी अंडर रूट। तो बेटा जी 2 पाई अंडर रूट के अंदर लेंथ 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको 0.18 कर दो, इसको मीटर में कर लो 0.18 और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.81 होती है। ये फिजिक्स है, इधर 9.81 लिखना है। और इसको बेटा जी अगर कैलकुलेट करो तो आपके मार्क्स स्कीम बता रही है जी 0.851 आना चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ पूछना है तो पूछो। एस एच एम सबसे आसान है पूरे A2 में, एस एच एम वाला जो है ना ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इतना कॉन्सेप्चुअल है कि इसमें आप रट्टा नहीं लगा सकते। जिसने बताना है कि कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट एस एच एम है, वो सिर्फ ये बता दे कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड नेगेटिव साइन शोज कि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो है ना पार्ट सी देखो। ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड and the tube are damped. In any one complete cycle of the oscillations, the amplitude decreases by 6%. अब 6% तक आप पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखो। एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो देखो, अगर टोटल एनर्जी, रिमेंबर अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो जो टोटल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन जो v होता है वो तो x नॉट ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2m, v की जगह पे बेटा जी मैं लिख दूँ x नॉट ओमेगा और इसका स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल एनर्जी का फार्मूला आ सकता है हाफ m x नॉट का स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे पास जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स नॉट के स्क्वायर के, कि मेरे पास जो टोटल एनर्जी है ये एक्स नॉट आपका जो एम्पलीट्यूड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। अब अगर मुझे कहा जाए कि भाई ये 6% कम हो रही है, अगर ये इसका कोई कांस्टेंट होगा, अगर मुझे देखो एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज इक्वल टू 6% रिडक्शन डिक्रीज, तो इसका मतलब है मेरे पास जो है ना 100 माइनस 6 कितना होगा 94%। तो 94% का मतलब है 94/100 और ये कितने साइकिल हैं, 3 साइकिल की बात कर रहा है, तो 3 दफ़ा या उसका क्यूब लिख दो इंटू एक्स नॉट, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू, ये समझे दूसरी एनर्जी है, एनर्जी 3 साइकिल वाली, नीचे तो इनिशियल टोटल एनर्जी है, तो जो E2 है मेरे पास ये 94/100 इंटू इसका क्यूब लो, तो बेटा जी डेसिमल के अंदर मार्क स्कीम कहती है कि आपकी एनर्जी आनी चाहिए 0.830 एक्स नॉट। अब वो कहते हैं इस एनर्जी और टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो। अब टोटल एनर्जी में हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट ही है, बाकी तो सब कुछ कट जाएगा। अब आपके पास देखें, अगर हम एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं ये वाला पूरे का पूरा, अगर मैं ऊपर वाले के लिए भी ये पूरे का पूरा फार्मूला लिख दूं हाफ एम एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला डिवाइडेड बाई जो है ना हाफ एम एक्स नॉट का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ऊपर वाला जो एक्स नॉट है वो 0.83 है, तो दैट इज 0.83। आपके पास जो है ना ये एक्स नॉट आ गया बेटा जी, और ओवर जो है ना ये आपके पास एक्स नॉट का स्क्वायर है और ये स्क्वायर है एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, 0.830 का स्क्वायर लो तो आपका आंसर आना चाहिए 0.69। सिंपल।
उसी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको मैनेज कर लिया। यूं याद रखना है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created not destroyed, but it can change from one form to the other form. So total energy is equal to kinetic plus potential. If potential is zero, तो total is kinetic, and kinetic is half mv square. but यहाँ पे v जो होता है ना, वो तो x नॉट ओमेगा होता है। यहाँ पर फार्मूलाज ये सारे आपको नोट्स उठाओ, ये तमाम फार्मूलाज डिराइव करके दिए हुए हैं, या मेन याद कर लो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी एक्स नॉट ओमेगा होता है, v इक्वल्स एक्स नॉट ओमेगा। ये अगर भूल जाए ना तो सर्कुलर मोशन वाला याद रखो फार्मूला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बस r को एक्स नॉट समझ लो। अगर कभी एस एच एम में आपको वेलोसिटी का फार्मूला भूल जाए तो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर याद करना, v इक्वल्स आर ओमेगा। जैसे वो वहां पे आर ओमेगा होता है, इन ऑसिलेशन वेलोसिटी एक्स नॉट ओमेगा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा वही लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने v की जगह पे एक्स नॉट ओमेगा लिखा, और आज के बाद टोटल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, आपने ये पूरा फार्मूला लिखना है, हाफ एम एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भूल जाता है बच्चों को, या तो काइनेटिक का ही याद रखो और v को अलग से याद कर लो कि इफ काइनेटिक फार्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर देन v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। इस v को दोबारा पुट करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आई प्रूव्ड दिस रेशियो, और ये रेशियो है 0.69। समझ आ गई अलीशा? जी सर। गुड, ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाओ बेटा जी। इंशाल्लाह ये संडे तक आपका मैं P4 का डर भी ख़त्म कर दूंगा, और P2 कोई चीज़ ही नहीं है जिससे डरा जाए। याद रखो, ये मॉड्यूलेशन आपके सिलेबस से निकाल दिया, ये चैप्टर 21 से मैंने किया क्योंकि ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके। फिर मैं इसके बाद 2023 पे चला जाऊँगा, लेटेस्ट वाले पेपर। अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाओ बेटा जी। अगला क्वेश्चन आया है, ये वाला टॉपिक देख कर बताओ ये कौन से वाला टॉपिक है। ग्राफ वाला। ईमान बैठी हो तो बेटा बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर से आया है। ईमान शाहिद बैठी है? जी जी बेटा जी, आपकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी है, मुझे अलीना ने ईमेल की थी। सर, लीना ही आपको कहती है। हाँ लीना आपसे बड़ी इम्प्रेस्ड ईमेल है। क्यों कर दिया मैंने? मुझे इम्प्रेस कहती, कभी कहती है मैथ्स उसकी बहुत अच्छी है सर जी, ख़तरनाक मैथ्स है। और फिज़िक्स के लिए भी इसने मुझे बोला था। तो आप बताओ बेटा जी ये कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्सेस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेट। अब देखो, आप अपने नोट्स को अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो ना तो तीन फील्ड्स को अलग कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन फील्ड्स को अलग नोट्स बनाकर उसको अच्छी खासा जो है ना उसको रगड़ा लगाओ, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ बेटा बना कर दिए थे। एक्स एक्सिस में जो रेडियस होता है ना, मैं यहाँ पर जो है ना बच्चों को कहता हूँ कि भाई तुम अपना यहाँ पर पूरे का पूरा एक सफ़ेयर बना के दिखा दिया करो, ताकि तुम्हारा दिल तसल्ली करे कि भाई ये कोई सफ़ेयर है। अब यहाँ पर ये निशान इधर ऊपर पे लगा दो। इससे पहले पहले वो सफ़ेयर है, वो चार्ज्ड सफ़ेयर, जो हमने चार्ज सफ़ेयर पढ़ा था इतनी डिटेल के अंदर, कि उसका जो सेंटर होता है उस सेंटर के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज़ीरो होती है। सारी चीज़ें अगर आपको याद हों तो बेटा जी 3R तक जाना है। ये पहली वाली वैल्यू आपके पास तो ये होगी। फिर 2R पे जब आओगे ना तो 1 का हाफ वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, और 2R और ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने बेटा जी दिखाना है। फिर 3R पे जब आप यहाँ पर आओगे तो 0.5 से भी नीचे यहाँ पर आपके पास, तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये लाइक इस टाइप का ग्राफ बेटा, ये इन्वर्स वाला ग्राफ बनता जाएगा। और ये यहाँ पर आकर ये ऐसे बंद ख़त्म कर दो। मैंने ऐसे अगर नोट्स उठाओ ना रानिया रिहान, ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपको मैंने बेटा जी
पूरा रजिस्टर भर के दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये AS से निकाल दिया था कैम्ब्रिज ने, लेकिन A2 में आप लोगों से हिसाब लेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके नोट्स अच्छी तरह से करो। जो टॉपिक्स मैंने आपको बेटा बोल दिए हैं, 3 फील्ड अलग कर लो। थर्मल फिजिक्स बातों बातों में तुम्हें तैयार करवा दूंगा, उसमें इतना इशू नहीं है। उसके बाद आखिरी 6 चैप्टर, स्पेस फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कैपेसिटेंस वाला काम, तो आपके P4 में इंशाल्लाह जो है ना A* है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब जो है ना पार्ट B में आ जाओ। ये सारा वही लेक्चर है जिसमें मैंने नोट्स बना के आपको दिए हुए हैं। फोटॉन्स है वेव लेंथ। अब फोटॉन ये कौन सा है? क्वांटम फिजिक्स आ गई बेटा। क्वांटम फिजिक्स भी हमने डिटेल में पढ़ी थी। फोटॉन लाइट को कहते हैं, लाइट जिस चीज़ से मिलकर बनती है उसे फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन फॉल करता है और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वेव लेंथ और इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। रानी अरियान, आपको अलीशा गिलानी ने क्वांटम के नोट्स भेजे थे कि रानी अलीना ने भेजे थे? किसने भेजे थे जब नहीं मिले अभी तक? मोनिया अहमद ने। मिल गए हैं ना आपके पास? तो बस अब आप इसको जो है ना रिवाइज करना है। ये क्वांटम फिजिक्स अभी रिवाइज करा रहा हूँ। इधर देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी है और इस साइड के ऊपर वेव लेंथ होती है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी और वेव लेंथ का रिलेशनशिप हमने यहाँ पर समझना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बेटा जी वहाँ पर देखो, जो हमारे पास HF होता है, यहाँ पर जो फोटॉन की एनर्जी होती है हमारे पास, वो आपके पास HF होती है। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज HF। और ये जो F होती है ये C/λ होता है। तो ये आपके पास HC/ जो है ना ये लैम्डा होता है। ये एनर्जी का एक फार्मूला आपके पास जो है ना बन जाता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना O लेवल वाला, वो वर्क ओवर चार्ज होता है। लेकिन उस वर्क को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते, इलेक्ट्रिक वर्क एनर्जी होता है और ये चार्ज होता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज होती है। एनर्जी चलते हुए इलेक्ट्रॉन की हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास जो है ना वोल्टेज इनटू जो है ना ये चार्ज का रिलेशनशिप बनेगा काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। तो एनर्जी का वेव लेंथ के साथ रिलेशनशिप बेटा जी दिखा दिया गया है। अब वो कहते हैं λ/2, जब आपके पास वेव लेंथ हाफ होगी। अब पढ़ो, मैक्सिमम वेव लेंथ फॉर विच देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा। आपको पता है कि एक मेटल सरफेस होती है, उस मेटल के अंदर बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब ही निकलते हैं जब इसके ऊपर फोटॉन फॉल करता है। जब इस पे फोटॉन फॉल करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे और इतना तेज़ भागेंगे, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट गेन करते हैं जो कि 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर फोटॉन किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराते हो और उस फोटॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव कर देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेवलेंथ λ0। फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ λ0 ओवर 2 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपके पास जो HF होता है ना, असल वाली कहानी समझो तो वो आपके पास फाई होता है, फाई प्लस EK मैक्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है HF। अब मैं यहाँ पर HF की जगह पे C/λ लिखूँ तो यहाँ पर फाई और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप बिल्ड अप हो गया। तो अगर कोई फोटॉन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करेगा, कोई भी इंसिडेंट फोटॉन व्हेन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन electron are emitted from the surface of the metal, and this is called emission of electron or the photoelectric effect, and these electrons move with the kinetic energy. If they are not stopped, if these emitted electrons are not stopped by the stopping potential, then they will approach the speed of light and then they will be converted into waves. फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वेव्स बन जाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको पकड़ लो, उसके लिए जो वोल्टेज होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। Apply the stopping potential and stop these electrons, otherwise these electrons are moving, their speed is increasing until they approach the speed of light
देन आपको इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आएंगे। आप कहेंगे सर इधर से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई लाइट में डुअल नेचर है, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। जब फोटॉन फॉल किया तो वेव थी, मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थे। तो भाई वेव्स कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव्स। ये प्रूफ हो गई डुअल नेचर ऑफ लाइट की। तो अब जो फोटॉन है वो लैम्डा बाई 2 है and maximum kinetic energy of the emit electron is E max. फिगर स्केच द वेरिएशन ऑफ लैम्डा बाई 3 के ऊपर अगर आपने वेरिएशंस दिखानी है, ये लैम्डा बाई नॉट है ये वाला। मैक्सिमम जो कैनेटिक एनर्जी है हमारे पास ये 0 1 2, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ और हमारे पास ये वाली 2 पे अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो है ना बेटा जी ये मैक्सिमम उसने कहा लैम्डा बाई 2 पे है, तो लैम्डा बाई 2 पे ये मैक्सिमम का निशान लगा दो। फिर लैम्डा बाई 3 आएगा तो वो उससे और बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे जो है ना ये लैम्डा बाई 3 है, तो लैम्डा बाई 3 है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा बेटा जी लाइक दिस, ये वाला ये इनवर्स रिलेशनशिप ये वाला इसमें से गुजरता हुआ यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ 3 मार्क का, ये ग्राफ भी 3 मार्क का था। P4 में जो ग्राफ वाला सेक्शन है ये बेटा जी बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको देगा, और जिसको नहीं आता उसके मार्क्स बेटा कट जाएंगे। अब तीसरा देखो, क्वांटम फिजिक्स नंबर और टाइम आपके साथ आ गया। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन भी अटैच करके आपको ग्राफ बना दिया और 3 नंबर का ही ग्राफ बना दिया। तो सोचो 3 नंबर न्यूक्लियर का ग्राफ, 3 नंबर क्वांटम का ग्राफ और 3 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड से उठा के 3+ कुछ भी नहीं करवाना। यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर सिर्फ ये लाइन बना देगा 3 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। इधर आपने कोई अपनी एफिशिएंसी झाड़ ही नहीं सकते बच्चों, आपको तो वही कुछ लिखना है जो यहाँ पे बेटा जी लिखा जाएगा। एंड तीसरे नंबर पे ये वाला ग्राफ, ये न्यूक्लियस है। अब देखो टाइम के साथ साथ ये कम होता जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये आधा हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो ये किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिमेंबर जब टाइम जो है ना यहाँ पर आप लिख लो कि सर जब ये हाफ होगा यहाँ पर तो इधर से कोई और न्यूक्लियस होगा जो कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वो न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस टूट के ओरिजिनल न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, डॉटर न्यूक्लियस में। तो जब ये डिके हो रहा है तो ये कंपोज हो रहा है, तो ये कंपोज होते होते जब ये यहाँ पे ख़त्म होगा, ये वाला नया न्यूक्लियस बनते बनते यहाँ पे मैक्सिमम आपको वैल्यू दिखा देगा। तो दिस विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द न्यू डॉटर न्यूक्लियस दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम ज़ीरो। ये डिके हो रहा है फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। इसका जो अपोजिट होगा वो ज़ीरो से बनना शुरू हो जाएगा। डॉटर न्यूक्लियस बेटा जी जब आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235 ब्रेक्स इनटू बैरियम एंड क्रिप्टॉन, बैरियम और क्रिप्टॉन जो बनता है ये 156 141 36 92, ये स्टार्ट से बनते हैं, इनकी ओरिजिन से होती है। तो ये वाला ग्राफ 3 मार्क यहाँ पर बेटा आपको मिल गए, और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो एग्जामिनर की मर्जी है, वो जिस तरह का चाहे क्वेश्चन आपको जिन्हें बेटा जी बना के दे दे। अब जब आप बना दोगे एंड देन स्केच अ वेरिएशन ऑफ द टाइम, ये वेरिएशन दिखाई 3 मार्क्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ 9 मार्क ग्राफ के स्केचिंग के थे। अब इट्स अप टू यू कि आपने किस तरीके से P4 को बेटा जी लेके चलना है। अब यहाँ पर बेटा जी आ गया कैपेसिटर, ये वही 6 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार ये वाले चैप्टर अच्छी तरह से कर लो। एक्सप्लेन हाउ द प्लेट कुड एक्ट एज कैपेसिटर। अब ये प्लेट जो है ना कैपेसिटर के तौर पर कैसे काम करेंगी, जब इनके ऊपर जो है ना आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाएं। लोग अगर यहाँ पर जो है ना हम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर अगर इक्वल नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो ये इनका नेट चार्ज 0 होगा। कैपेसिटर के बारे में बेटा जी एक चीज़ फेमस है कि कैपेसिटर स्टोर एनर्जी नॉट चार्ज। कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता, कैपेसिटर एक इंस्टेंट एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे कैपेसिटर बनेगी,
अगर इसको बेटा जी आपने कहना है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, इधर वोल्ट मीटर लगा दो। अगर प्लेट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आपने कहना है कि इफ पी डी इज अप्लाइड, आप लिख दो। कोई कहे कि ये मेटल कैपेसिटर बन गई, ये प्लेट्स कैपेसिटर बन गई, तो आपने क्या लिखना है? कोई चीज अगर कैपेसिटर है ना तो आप लिखोगे इफ पी डी इज अप्लाइड। अगर आप कहो कि इस चीज के ऊपर पी डी अप्लाई कर दो तो फिर क्या होगा? आपने कहना है कि इसके ऊपर सर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, equal and opposite, 8 positive 7 positive 7 negative, equal and opposite charges are accumulated, equal and opposite charges are accumulated, equal and opposite charges accumulate हो जाएंगे on them। इनके दरमियान में जो सेपरेशन होती है, इसके दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक होता है, वो सेपरेशन मेंटेन करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कह सकते हो, सो एनर्जी इज स्टोर्ड, सो एनर्जी इज स्टोर्ड। बस यही कहानी है। कोई भी पूछे कि अगर इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन यूं आता है कि भाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी नॉट चार्जेस, क्या बोलोगे? आपने कहना है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर देन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर accumulated on them, so to separate them energy work is to be done by the battery, तो इट मीन के एनर्जी इज स्टोर्ड। तो बस एनर्जी स्टोर हो गई, ये चीज कैपेसिटर बन गई। आप पार्ट बी में आ जाओ। कैपेसिटर का फार्मूला Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो अब क्या कह रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी में? वो कहता है कि ये वाला फार्मूला प्रूव करके दो। तो ये कौन सा मसला है? अब देखो, करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू टी, अलीना ने बनाया था ओ लेवल में, क्यू टी, क्यू अपान टी। लेकिन जो क्यू होता है वो तो सी वी होता है, याद रखो। अगर ओ लेवल में बेटा जी आपका जो करंट है वो क्यू अपान टी है तो क्यू तो सी वी है, तो यहाँ पर क्यू की जगह पे आप लिख दो सी वी ओवर टी। लेकिन 1 ओवर जो टी होता है सर वो तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो I इज इक्वल टू सी वी एफ। हमने फार्मूला प्रूव कर दिया। उसने यही बोला ना कि ये वाला फार्मूला प्रूव करके दिखाओ 2 नंबर का। तो I इज इक्वल टू सी वी एफ, तो हमने कहा I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू इज इक्वल टू सी वी ओवर टी, 1 ओवर टी इज फ्रीक्वेंसी, तो I इज इक्वल टू सी ओवर एफ। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया बेटा। अब वो कह रहे कैपेसिटेंस निकालो। अब आपने ये फार्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू सी वी एफ, तो C को सब्जेक्ट बनाओ, तो I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V इंटू एफ। करंट ये गिवन है माइक्रो एम्पियर, तो आप लिख दो कि हमारे पास जो करंट है वो है 2.5 इंटू 10 पावर -6, आपके पास करंट आ गया। ओवर वोल्टेज हमारे पास कितनी थी? 180 वोल्टेज बेटा उसने बताई हुई है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेटर से बेटा ये कैलकुलेशन करो, तो आपकी कैपेसिटेंस आनी चाहिए 278। आंसर आएगा मार्क्स स्कीम के मुताबिक 278 इंटू -12, -12 पीको होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो जस्ट 278। दिस इज योर कैपेसिटेंस। एंड पार्ट सी, a second capacitor is connected into the circuit of figure 6.2. The two capacitors are connected in parallel. State and explain the change if any in the average current. तो total capacitance का जो फार्मूला होता है that is C1 plus C2. Capacitance increases. तो from here capacitance increases. Capacitance आपकी increase करेगी, so current I equals CVF. So I is directly proportional to C. If capacitance increases, so current also increases.